Welcome students for the second part of chapter 6, The Making of a Scientist. I think you must have framed questions, short questions with their answers within the taught pages. Okay, today we will start the second part. In the previous part, we have read about Richard H. Everett that he started his experiments with butterflies. His mother, there was no one in his family except his mother, and his mother was his best companion who always encouraged him and brought different instruments for him. When he became tired, started to be tired in collecting butterflies, his mother gave him a book, The Travels of Monarch Eggs. That book opened the world of science for him. Then he started to catch female monarch, took her eggs, and reared them in his basement. Now we proceed on the chapter. Then in the 7th grade, he got a hint of what real science is when he entered a county science fair and lost. जब वे 7वीं कक्षा में थे तो उन्हें साइंस के विषय में एक संकेत मिला. कब संकेत मिला? जब वो विज्ञान मेला में भाग लिए और वहाँ उनको लॉस हो गया. कहने का मतलब उन्होंने कुछ भी नहीं जीता. It was really a sad feeling to sit there and not get anything while everybody else had won something, Everett said. Everett कहते हैं कि वहाँ बैठे हुए कुछ नहीं मिला, पार्टिसिपेट करके और कुछ नहीं मिला. ऐसा होना एक दुखद अनुभव था, जबकि और सभी ने और जो भी पार्टिसिपेंट्स थे उन्होंने कुछ न कुछ जीता था. His entry was slides of frog tissues which he showed under a microscope. अब है कि इनका विषय क्या था. इनका विषय था उन्होंने मेढक का जो टिश्यूज़ होता है उत्तक, उसको केवल स्लाइड पे प्रदर्शित किया था. बस इतना ही उन्होंने किया था, यही काम उन्होंने किया था. एक माइक्रोस्कोप से स्लाइड के ऊपर फ्रॉग के टिश्यूज़ को, उत्तकों को रखकर एक माइक्रोस्कोप से उसके दिखाने का काम किया था. He realized the winners had tried to do real experiments, not simply make a neat display. ऐसा होता है ना कि जब बच्चे विज्ञान मेला में भाग लेते हैं, साइंस फेयर में, और जब हार जाते हैं तो अपना हिम्मत खो देते हैं. लेकिन एवरेट के साथ ऐसा नहीं था. उन्होंने इसे पता लगाया कि ऐसा क्यों हुआ. उन्होंने ये महसूस किया और माना, एहसास किया कि उन्होंने तो केवल पहले के किए गए प्रयोग का प्रदर्शन किया, जबकि जो विजेता थे उन्होंने वास्तविक प्रयोग किया. ऑलरेडी द कॉम्पिटिटिव स्पिरिट दैट ड्राइव्स रिचर्ड एवराइट वाज अपीयरिंग. किसी भी प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़ने के लिए जो भावना होनी चाहिए वो तो एवराइट में शुरू से ही दिख रही थी. वह कहते हैं, आई न्यू दैट फॉर द नेक्स्ट ईयर्स फेयर आई वुड हैव टू डू अ रियल एक्सपेरिमेंट. इसलिए नेक्स्ट क्लास में जब वो विज्ञान मेला में भाग लेने वाले थे तो उन्होंने सोचा कि वो भी कुछ नया करके दिखाएंगे. द सब्जेक्ट आई न्यू मोस्ट अबाउट वाज द इंसेक्ट वर्क आई हैड बीन डूइंग इन द पास्ट सेवरल ईयर्स. अगले साल के लिए उन्होंने विषय को कीट पतंग को ही अपना विषय रखा, क्योंकि उसमें इस काम में तो कलेक्शन ऑफ बटरफ्लाइज, वो भी तो कीट पतंग हुए ना, तो इस तरह के काम में तो वो कई सालों से लगे ही हुए थे. सो ही रोट टू डॉक्टर अकर्ट फॉर आइडियाज़ एंड बैक केम स्टैक ऑफ सजेशंस फॉर एक्सपेरिमेंट्स. इसलिए डॉक्टर अकर्ट को उन्होंने लेटर लिखा और रिस्पॉन्स में सजेशंस की, उनके सुझावों की एक लंबी सूची उनके पास आई. Those kept Everett busy all through high school and led to prize projects in county and international science fair. और उनके सजेशन, मिले हुए सजेशन पर ये काम करने लगे. हाई स्कूल में चले गए तो भी वो उस पर वर्क करते रहे और फिर आगे काउंटी साइंस फेयर, क्षेत्रीय विज्ञान मेला या इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान मेला में लगातार उन्होंने भाग लिया और विजय हासिल की. फॉर हिज 8th grade project, Everett tried to find the cause of a viral disease that kills nearly all monarch caterpillars every few years. 7 में तो वो हार गए थे. अब 8वीं कक्षा के लिए उन्होंने बात की थी कि वो कीट पतंग का विषय रखेंगे.
तो 8 क्लास के प्रोजेक्ट में एवराइट ने विषाणु जनित बीमारी का कारण खोजने का प्रयास किया, जिससे प्रत्येक कुछ वर्षों में लगभग सभी मोनार्क जो तितलियां होती थी वो मारी जाती थी। एक तितली होती है मोनार्क बटरफ्लाई, तो उसका जो कैटरपिलर होता है उसको इल्लियां कहते हैं। तो वो सभी इल्लियां को मारी जा रही थी। एक वायरल डिजीज़ हो गया था और उस वायरल डिजीज़ का वो कारण खोजने का उन्होंने प्रयास किया, जिस कारण से जो भी मोनार्क कैटरपिलर से हर साल मर जाते थे। एवराइट थॉट दैट डिजीज माइट बी कैरिड बाय ए बिटल। एवराइट सोचते हैं कि एक कीड़ा है जिसके कारण ये बीमारी जो है वो फैल रही है। ही ट्राइड रेजिंग कैटरपिलर्स इन द प्रेजेंस ऑफ बिटल्स। बिटल्स गुबरैला को कहते हैं। तो उन्होंने कोशिश की कि गुबरैला की उपस्थिति में ही जो इल्लियाँ होती है उनका पालन पोषण करें। ही डिडेंट गेट एनी रियल रिजल्ट्स, ही सेड। लेकिन उन्होंने कोई भी वास्तविक परिणाम उन्हें नहीं मिला। बट आई वेंट अहेड एंड शोड दैट आई हैड ट्राइड द एक्सपेरिमेंट, दिस टाइम आई वॉन। लेकिन विज्ञान मेले में उन्होंने अपने उसी प्रयोग को शो किया, प्रदर्शन किया और इस बार उन्हें जीत मिली। द नेक्स्ट ईयर ही साइंस फेयर प्रोजेक्ट वाज टेस्टिंग द थ्योरी दैट वाइसराय बटरफ्लाइज कॉपी मोनार्क्स। अब आपको पहले हम बता दें, जिस तरह से तितलियों की एक प्रजाति मोनार्क होती है, उसी तरह एक और प्रजाति होती है वाइसराय बटरफ्लाइज। तो अगले साल के साइंस फेयर में उन्होंने ये विषय रखा था कि उन्होंने एक सिद्धांत का परीक्षण किया कि वाइसराय तितलियां मोनार्क तितलियों की नकल करती थीं। ये सिद्धांत की प्रस्तुति उन्होंने की। The theory was that viceroys look like monarchs because monarchs don't taste good to birds. थ्योरी में यह था कि वायसराय जो है तितलियां वो मोनार्क की तरह दिखती हैं, क्योंकि पक्षियों को मोनार्क तितलियां खाने में अच्छी नहीं लगती है। वायसरायस ऑन द अदर हैंड डू टेस्ट गुड द बर्ड्स। लेकिन वायसराय तितलियां, इसकी मोनार्क तितलियों का टेस्ट बर्ड्स को अच्छा नहीं लगता था, लेकिन वायसरायस का टेस्ट बर्ड्स को अच्छा लगता था। सो द मोर दे लुक लाइक मोनार्क्स द लेस लाइकली दे आर टू बिकम ए बर्ड्स डिनर। इसलिए वायसराय तितलियां इसलिए नकल करती थी मोनार्क तितलियों की, क्योंकि यदि जितना ज़्यादा वो मोनार्क की तरह दिखेंगी उतना ही वो पक्षियों का आहार कम बनेंगी। एवराइट्स प्रोजेक्ट वाज टू सी वेदर इन फैक्ट बर्ड्स शुड ईट मोनार्क्स। एवराइट के प्रोजेक्ट को यह दिखाना था कि क्या वास्तव में ही पक्षी मोनार्क तितलियों को खाते थे। ही फाउंड दैट ए स्टारलिंग वुड नॉट ईट ऑर्डिनरी बर्ड फूड। उन्होंने पाया कि सामान्य पक्षी जो भोजन करते थे वो स्टारलिंग को पसंद नहीं था। स्टारलिंग मीन्स मैना को पसंद नहीं था। इट वुड ईट ऑल द मोनार्क्स इट कुड गेट। वो उसे पसंद था मोनार्क्स तितलियों का भोजन। एवराइट सेड दैट लेटर रिसर्च बाय अदर पीपल showed that viceroys probably do copy the monarch. एवराइट ने कहा कि बाद में अन्य लोगों ने भी अनुसंधान किया और यह दिखाया अपने प्रयोग में कि वायसराय शायद मोनार्क की नकल करती थी। This project was placed first in the zoology division and third overall in the county science fair. एवराइट का यह प्रयोग जूलॉजी डिवीज़न में उन्हें फर्स्ट पोजीशन और पूरे काउंटी साइंस फेयर में थर्ड पोजीशन दिलाया। In his second year in high school, Richard Everett began the research that led to his discovery of an unknown insect hormone. आपको पहले हम बता दें, ध्यान दिला दें कि एवराइट को सबसे पहले यदि प्रसिद्धि मिली थी तो वही उनके इस प्रयोग से मिली, इस रिसर्च से मिली थी कि हाउ सेल्स वर्क, कोशिकाएं कैसे काम करती हैं। तो अपने हाई स्कूल के सेकेंड ईयर में उन्होंने एक रिसर्च किया और रिसर्च में उन्होंने ये डिस्कवर किया, ये खोज किया कि एक नए कीट हार्मोन का पता लगाया। इनडायरेक्टली इट ऑल्सो लेड टू हिज न्यू थ्योरी ऑन द लाइफ ऑफ सेल्स। और उनका यही प्रयोग, ये रिसर्च ही उनके उस सेल थ्योरी के लिए
की ओर इनडायरेक्ट वे में उन्हें ले गया। द क्वेश्चन ही ट्राइड टू आंसर वाज सिंपल, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द 12 टाइनी गोल्ड स्पॉट्स ऑन ए मोनार्क प्यूपा। अब है कि जिज्ञासा पहले यदि कुछ रिसर्च कोई करता है तभी करता है, उसी विषय पर रिसर्च करता है जिस विषय के लिए उसके मन में कोई क्वेश्चन हो। तो इनके मन में क्वेश्चन था। क्वेश्चन ये था कि मोनार्क जो प्यूपा है उस प्यूपा के मोनार्क प्यूपा के ऊपर 12 सुनहले धब्बे थे, छोटे छोटे 12 सुनहले धब्बे थे। तो वो 12 सुनहले धब्बे क्यों होते हैं, उसका क्या उद्देश्य है। Everyone assumed the spots were just ornamental, एवराइट said, कि जिससे भी पूछते थे उनसे वही जवाब मिलता था, बस सजावट के लिए है। बट डॉक्टर अर्कार्ट डिडंट बिलीव इट, लेकिन डॉक्टर अर्कार्ट को इसमें विश्वास नहीं था। टू फाइंड द आंसर, एवराइट एंड अनदर एक्सीलेंट साइंस स्टूडेंट फर्स्ट हैड टू बिल्ड a device that showed that the spots were producing a hormone necessary for the butterfly's full development. अब इसका पता लगाना शुरू किया एवराइट ने अपने एक साइंस के एक्सीलेंट स्टूडेंट के साथ मिलकर, फ्रेंड के साथ मिलकर। इन दोनों ने सबसे पहले तो एक ऐसा डिवाइस बनाया, ऐसा उपकरण बनाया जो ये पता लगा सके, और उस उपकरण के माध्यम से उन्होंने यह दिखाया, यह साबित किया कि तितलियों के संपूर्ण विकास के लिए हार्मोन की ज़रूरत होती है, और वो जो गोल्डन स्पॉट्स है वो स्पॉट्स ही हार्मोन का निर्माण करते थे। This project won Everett first place in the county fair and entry into the International Science and Engineering Fair. उनका ये प्रोजेक्ट तो उनको पहला स्थान दिलाया काउंटी साइंस फेयर में, और इंटरनेशनल साइंस फेयर और इंजीनियरिंग फेयर के लिए उनका रास्ता खोल दिया। There he won third place for zoology. तो इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर में उन्होंने जूलॉजी में तीसरा स्थान प्राप्त किया। He also got a chance to work during the summer at the entomology laboratory of the Walter Reed Army Institute of Research. गर्मियों के मौसम के दौरान उन्हें वॉल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च के एंटोमोलॉजी लैबोरेटरी मीन्स होता है वो कीट विज्ञान का जो अनुसंधान होता है जहाँ, उसे कहते हैं। तो उसमें उन्हें काम करने का अवसर मिल गया। एज ए हाई स्कूल जूनियर, रिचर्ड एवराइट कंटिन्यूड हिज एडवांस्ड एक्सपेरिमेंट्स ऑन द मोनार्क प्यूपा। हाई स्कूल के जूनियर स्टूडेंट के रूप में भी रिचर्ड एवराइट ने मोनार्क प्यूपा पर अपना प्रयोग जारी रखा। दैट ईयर his project won first place at the International Science Fair and gave him another chance to work in the Army laboratory during the summer. उस वर्ष के इंटरनेशनल साइंस फेयर में उनके इस प्रोजेक्ट ने उन्हें पहला स्थान दिलाया, और उस साल के गर्मी के मौसम में उन्हें आर्मी लेबोरेटरी में काम करने का फिर से एक अवसर मिला। इन ही सीनियर ईयर ही वेंट अ स्टेप फर्दर। जब वे सीनियर ईयर में गए तो वो एक कदम और आगे बढ़ गए। ही ग्रू सेल्स फ्रॉम ए मोनार्क्स विंग्स इन ए कल्चर एंड शोड दैट द सेल्स would divide and develop into normal butterfly wing scales only if they were fed the hormone from the gold spots. अब एक कदम आगे वो कैसे बढ़ गए, क्या किया उन्होंने अपने कल्चर में, संवर्धन में मोनार्क तितलियों की पंख की कुछ कोशिकाएं विकसित की, और उन्होंने ये दिखा दिया कि ये कोशिकाएं तब तक विभाजित नहीं होंगी और तब तक एक नॉर्मल बटरफ्लाई के विंग की तरह विकसित नहीं होंगी जब तक इन्हें उन गोल्ड स्पॉट से हार्मोन नहीं मिल जाता है। दैट प्रोजेक्ट वॉन फर्स्ट प्लेस फॉर जूलॉजी एट द इंटरनेशनल फेयर। उनका यह प्रोजेक्ट इंटरनेशनल साइंस फेयर में उन्हें पहला स्थान दिलाया। ही स्पेंट द समर आफ्टर ग्रेजुएशन डूइंग फर्दर वर्क एट द आर्मी लेबोरेटरी एंड एट द लेबोरेटरी ऑफ द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। जैसा कि हम पढ़ते आ रहे हैं, हर साल की गर्मियों में वो एक नया का अतिरिक्त कार्य करते थे, एक्स्ट्रा वर्क वो करने में अपना समय देते थे। जब वे ग्रेजुएशन में थे तो ग्रेजुएशन के समर सीज़न में
उन्हें क्या मौका मिला? उन्हें मौका मिला आर्मी लेबोरेटरी में काम करने का और साथ ही यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की लेबोरेटरी में भी काम करने का अवसर मिला। द फॉलोइंग समर, after his freshman year at Harvard University, Ebright went back to the laboratory of the Department of Agriculture and did more work on the hormone from the gold spots. फिर उसके अगले साल की गर्मियों में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में अपने जो उनके फ्रेशमैन ईयर होता है उस समय उस फ्रेशमैन ईयर को पूरा करने के बाद एब्राइट फिर से उस डिपार्टमेंट ऑफ लेबोरेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर में गए और वहाँ उन्होंने वो हार्मोन का गोल्ड स्पॉट से जो हार्मोन निकलता था उस पर उन्होंने और भी वर्क किया। Using the laboratory's sophisticated instruments, he was able to identify the hormone's chemical structure. उन लेबोरेटरीज में के डिवाइस कैसे होंगे, उपकरण कैसे होंगे, कितना उन्नत होगा, ये समझा जा सकता है और उन्हीं डिवाइस के सहारे मदद से उन्होंने हार्मोन के केमिकल स्ट्रक्चर की पहचान कर ली। A year and a half later, during his junior year, Ebright got the idea for his new theory about cell life. फिर अगले 1.5 साल के बाद उन्होंने अपने जूनियर ईयर के दौरान उन्होंने सेल लाइफ के बारे में एक नए सिद्धांत का विचार उनके मन में आया। It came while he was looking at X-ray photos of the chemical structure of a hormone. ये विचार तब उनके मन में आया जब वो एक्सरे फोटोज उस केमिकल स्ट्रक्चर का देख रहे थे। When he saw those photos, Ebright didn't shout Eureka or even I have got it, but he believed that along with his findings about insect hormones, the photos gave him the answer to one of biology's puzzles, how the cell can read the blueprint of its DNA. जब उन्होंने ये देखा तो उन फोटोज़ को देखा तो वे बहुत ज़्यादा उत्तेजित नहीं हुए। उत्तेजित तो हुए लेकिन अपनी उत्तेजना को शो नहीं किया, बल्कि उन्हें ये विश्वास हो गया कि उनके पहले के अपने रिसर्च के जो फाइंडिंग्स थे वो और ये फ़ोटो ने बायोलॉजी के एक बहुत बड़ी पहेली का उत्तर दे दिया है। क्या पहेली है? हाउ द सेल कैन रीड द ब्लूप्रिंट्स ऑफ इट्स डीएनए, कि सेल किस प्रकार अपने डीएनए का नमूना पढ़ सकती है। डीएनए इज द सबस्टांस इन द न्यूक्लियस ऑफ ए सेल दैट कंट्रोल्स हेरिडिटी। सेल के न्यूक्लियस में पाया जाने वाला डीएनए एक ऐसा सबस्टांस है जो कि आनुवंशिकता को नियंत्रित करता है। इट डिटरमाइंस द फॉर्म एंड फंक्शन ऑफ द सेल, दिस डीएनए इज द ब्लूप्रिंट फॉर लाइफ। ये डिटरमाइन करता है सेल के कार्य और उसकी रूपरेखा को। इस प्रकार डीएनए जीवन की रूपरेखा है। सो स्टूडेंट्स, यू विल मेक क्वेश्चन। फर्दर वी विल रीड इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स।